अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मज़ान का जो बेसिक मकसद है वो है लोगों को मोटिवेट करना और जिन लोगों की कहानी कहीं नहीं पहुंची उन तक पहुंचाना, क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है डिज़ायर टू इंस्पायर। और आज की इस दुनिया में अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप का नाम लें तो वो हमारे लिए कोई अब नई चीज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी हमने स्टोरीज ऐसी सुनी है। और आज अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया की बात करें तो उसमें भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली पीछे रह जाएंगे तो यू विल बी कंसिडर्ड अंडर डेवलप्ड। खैर, हम तो अंडर डेवलप्ड ऑलरेडी हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है अपने मुल्क की तरक्की के लिए, और ताकि हमारी जो इकॉनमी है उसमें भी बेहतरी लाई जा सके। और उसी की तरह एक ख्वाब के साथ एक एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू अहमद, और इन्होंने हमें टाइम दिया अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से। तो ये एक एफिलिएट मार्केटर हैं, इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है अभी, ये खुद पॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें से वो जो इनके गेस्ट्स थे उनकी स्टोरीज ला के एक बुक लिखी है इन्होंने। और उसके साथ साथ ये एक टीचर भी हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं और ये एक अज़म के साथ चल रहे हैं कि मैं सिखाना चाहता हूँ जो नई जनरेशन आ रही है। मेरा नाम आरजे अहमद है और मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, कोच हूँ, कंसल्टेंट हूँ। उसके अलावा जिस तरह मज़हर ने बोला कि मेरी अपनी खुद की बुक है जो कि मैंने लिखी है इंटरव्यू एंटरप्रेन्योर्स करने के बाद। मैंने ऑलमोस्ट 75 to 78 एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लिया फ़िलहाल अपने शो पे, एंड देन जो उनसे सीखा है और जो उनके टेक अवेज थे उसको कन्वर्ट किया बुक पे। सो ये जनरल इंट्रोडक्शन है मेरा। आपका जो इंटरव्यूज़ का जो $1 मिलियन वर्थ की जो आपने गेस्ट के साथ इंटरव्यू किया है, वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? असल में वो सफ़र शुरू हुआ है जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट कर रहा था और ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो जिस कम्युनिटी के अंदर मैं था उन लोगों से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था पहली चीज़ तो, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उन लोगों को फॉलो कर रहा था, मैं उनको देख रहा था वो किस तरह सारी चीज़ें कर रहे हैं और वो थे भी हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे। सो उस टाइम में ना मेरा एक दोस्त था, उसने अपना पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किया था और उसने 2-3 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लिया था अपने शो पे। सो आई वाज लाइक कि मुझे भी इस तरह का शो स्टार्ट करना चाहिए, बट मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए। और स्पेशली जब पब्लिशिंग का सीन होता है ना, उस टाइम पे ये होता है कि आपको आइडिया होता नहीं है करने का, बट आपको बस एक इंटेंशन होती है कि हाँ आपने करना है। बट स्टिल जिस तरह अभी हम लोगों ने अंडर डेवलप कंट्री की बात की है, हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं। पहली चीज़, जिस तरह इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज ऑब्जेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्शन जो मेरा था एटलीस्ट, कि आई माइट नॉट लुक प्रिटी ऑन कैमरा, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, ये होगा वो होगा। तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस थे दिमाग में, एंड आई वाज लाइक कि मुझे ना किसी तरह इन सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को जो है ना वो पहली चीज़ तो क्रॉस करना है। बिकॉज अगर ये ऑब्जेक्शंस मेरे क्रॉस नहीं होंगे देन एट द एंड ऑफ अ डे फिर मैं ना तो पब्लिश कर पाऊंगा, ना ही इंटरव्यू कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। तो मैंने पहला इंटरव्यू लिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे लेना है, जिस तरह भी लूँ देखा जाएगा उसके बाद। सो पहला इंटरव्यू जब मैंने लिया वो 4 बजे था, ना तो कोई अच्छा गैजेट, ना कोई लाइटिंग, ना कोई माइक, कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं थी। एंड आई वाज लाइक कि अब तो करना है जो मर्जी हो। सो पहला इंटरव्यू लिया, वो मेरे लिए एटलीस्ट सेटिस्फाइंग था, बिकॉज क्योंकि वो मेरी पहली लाइव थी। क्योंकि अगर पहली लाइव ना लेता फिर वो आगे बाकी जितने भी इंटरव्यूज थे वो नहीं होने थे। सो जब वो इंटरव्यू मैंने लिया उसके बाद मैंने आगे सोचा कि हाँ मैं और भी गेस्ट के इंटरव्यू लूँगा। वो सारे मेरे अनऑफिशियल थे, कोई ऑफिशियल शो नहीं था, बट 3-4 और गेस्ट के इंटरव्यू लिया मैंने शो पे, और अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर रहा था, कैमरा में कंफर्टेबल कर रहा था कि आप एक नेटिव पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें। सो जब कम्युनिकेशन मेरी जो है वो मुझे लगा कि हाँ टू एन एक्सटेंट हो चुकी है कि अब मैं ऑफिशियल शो स्टार्ट करूँ। सो जो मेरा पहला ऑफिशियल गेस्ट था वो था स्पेंसर मेकम। सो अब लोगों को पता नहीं है स्पेंसर मेकम है कौन, बट स्पेंसर मेकम जो है वो $1 मिलियन एफिलिएट मार्केटर, क्लिकफनल्स का टॉप एफिलिएट था। उसने $3 मिलियन सिर्फ एक प्रोडक्ट से जनरेट किया था। सो मैंने कहा था जो मर्जी हो इसको लेकर आना है मैंने शो पे। सो कभी भी जो आपका जो गेस्ट होता है जिसको आप रीच आउट करने की कोशिश करते हो, आपका पहला गोल ही होता है कि आप रिलेशनशिप नर्चर करते हो उसके साथ, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी होती है। सो उसके लिए जो है मैं उसके फेसबुक ग्रुप पे गया, मैं उसके ऑडियंस की हेल्प आउट कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली फेसबुक ग्रुप में और भी लोग होते हैं। सो ऑडियंस की हेल्प आउट कर रहा था, उसकी हेल्प आउट कर रहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उसकी हेल्प आउट कर रहा हूँ, अब उसको पता चल गया कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इवन दो मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ। फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा हे मैन आई वुड लव टू हैव यू ऑन माय शो फॉर 30 मिनट्स। उसने कहा ओके वी कैन मेक इट हैपन, लेकिन उस टाइम पे एक इवेंट था, फनल हैकिंग लाइव उसका नाम है। सो वो कहता है कि इवेंट के बाद। आई वाज लाइक ओके। सो अब मेरे लिए ये था कि मैं चाहता था कि पहला गेस्ट ही वो। सो मैंने कहा मैं अभी फिलहाल शो नहीं स्टार्ट करूंगा, आई एम गोना वेट फॉर 2 months
2 महीने लग गए थे, आई एम गोना वेट फॉर 2 मंथ्स जब तक वो ही नहीं लेकर आऊँगा। 2 मंथ वेट किया। फिर एक बुक है ट्रैफिक सीक्रेट्स, रसल ब्रंसन की बुक है, उसमें भी उसने बोला है कि यू हैव टू बिल्ड योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपका अपना शो है, इसका मतलब है कि आपके पास ये एबिलिटी है कि आप लोगों को लेकर आएँ, उनसे इंटरैक्ट करें, उनसे नेटवर्क करें, सारी चीज़ें, तो वो बहुत रोल प्ले करती है। सो जैसे वो लॉन्च आई ना, उस टाइम पे मैंने स्पेंसर मेकम को कहा, हे मैन लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स गेट यू ऑन द शो एंड एवरीथिंग। सो उसने मुझे अपना कैलेंडर भेजा और मैंने उसको बुक किया शो पे, एंड उसको मैं शो पे लेकर आया। अब पॉइंट ये था कि सिंस आई वाज काइंड ऑफ अ फैन, तो उस पॉइंट में मेरे लिए एक फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, और मैं कह रहा था नहीं स्पेंसर मेकम, ओह माय गॉड, ये तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल जो है वो डिफरेंट थी। तो जब मैं उसको इंटरव्यू पे लेकर आया, मैं ओवरली एक्साइटेड था। तो आप कभी भी किसी का इंटरव्यू ले रहे हो जिसके आप काइंड ऑफ फैन हैं, आपको एक्साइटमेंट जो है ना वो कंट्रोल करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ओवर एक्साइटेड लगें, क्योंकि फिर उन्हें भी वो लगेगा कि आप बस अगले फैन हैं, जो कि सारे के सारे होते हैं, हाँ शौक पूरे करने के लिए होते हैं, या फैन होते हैं जो ओवरली एक्साइटेड होते हैं। आप रिस्पेक्ट शो करें, आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करें, बाकी सारी चीज़ें, बट ओवरली एक्साइटेड ना। मैं ओवरली एक्साइटेड हो गया था इस पूरे इंटरव्यू में, हालांकि पहला इंटरव्यू था मेरा। तो जब इंटरव्यू एंड हुआ, आई वाज लाइक यू नो, मुझे लग नहीं रहा इंटरव्यू जो है अच्छा नहीं गया, इंप्रेशन मुझे लग रहा है काम खराब हो गया। तो अगले 2-3 इंटरव्यूज इसी तरह गुजरे थे, बट टू एन एक्सटेंट जब आई गेस मेरा 10वां या 11वां इंटरव्यू था, क्योंकि मैंने मोस्टली रीच आउट इन लोगों को किया जो कि $1 मिलियन या इस तरह के ओवरऑल एंटरप्रेन्योर्स थे या उससे ऊपर के थे। मैं उनको रीच आउट करके ना काम ज़रा ख़राब कर रहा था, लेकिन टू एन एक्सटेंट एक ऐसा पॉइंट आया जहां मैंने जब इंटरव्यू लिया, उन लोगों को अच्छा लगा, वो कहते वाह मैन, यू नो, यू हैव डन अ ग्रेट इंटरव्यू। वहां जाकर मुझे चीज़ें रियलाइज हुई कि अब मेरी चीज़ें सही जा रही हैं, ऑडियंस को सब पसंद आ रहा है, गेस्ट का भी एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है। सो इस तरह की जर्नी स्टार्ट हुई थी, बट इट स्टार्टेड विद ऑल इम्परफेक्ट। अच्छा, आपने अपनी जब जर्नी शुरू की कमाने की, तो आपका पहले एक्सपीरियंस क्या था कि जब आपको आपकी पहली पेमेंट मिली? वेल ऑनेस्टली इस तरह है कि मैंने स्टार्ट पहले ड्रॉप शिपिंग से किया था। सो जब मैंने ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया था ना, तो मैं हर चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, और वो चीज़ें चल नहीं रही थी उस हिसाब से जिस तरह मैं चाह रहा था। सो क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के लिए स्पेशली आपको ज़्यादा बजट चाहिए होता है, आपको पेड एड्स रिक्वायर होते हैं, आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं बिफोर कि आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें। तो उस टाइम पे जब चीज़ें चल नहीं रही थी ना मेरे लिए, वो मेरे लिए फ्रस्ट्रेटेड थे, बिकॉज उस टाइम में मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं था। सो इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी। बट जब मैं लेटर ऑन अर्ली 2019 के अंदर, जनवरी के अंदर आई गेस, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आया, सो इट वाज इन मार्च जब मेरी फर्स्ट सेल हुई है, और मैं हॉस्टल में था, एक बंदा था उसको फेसबुक एड्स कोर्स चाहिए था, एंड देन उसके अल्टरनेटिवली मेरे पास एक एफिलिएट प्रोडक्ट था जो मैं प्रमोट कर रहा था। तो उसके साथ मैं कॉल पे आया, और कॉल पे मैंने कहा हे यू नो आई हैव दिस कोर्स फॉर यू इफ़ यू बाय 1 funnel away चैलेंज थ्रू मी। सो जब उसने मेरे लिंक के थ्रू 1 funnel away चैलेंज बाय किया, आई मेड माई फर्स्ट $100, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज $100 वॉज अराउंड 15,000 रुपीज़ उस टाइम पे, विच वॉज ह्यूज, क्योंकि जो मेरी हॉस्टल की मंथली जो एक्सपेंडिचर्स थे वो सारे दिन में कवर हो गए। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, और जो मेरा लिमिटिंग बिलीफ था वो ब्रेक हुआ कि हाँ ये पॉसिबल है, ऑनलाइन इनकम होती है, मैं भी कर सकता हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि तब मुझे जाकर रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं $100 अ डे कर सकता हूँ, आई कैन मेक $500 अ डे, $1,000 अ डे, इवन मोर। तो वो जो था मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, बिकॉज मेरी फैमिली में कोई भी इस स्पेस में था नहीं। तो दूसरी चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि मैं बाकियों को भी प्रूव कर पाऊँ कि हाँ मैं सिर्फ इसी चीज़ पे ही फोकस कर सकता हूँ, और मैं बाकी चीज़ें भी कर सकता हूँ, मुझे और बाकी डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर ज़रूरत नहीं है, या मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, या इन सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो पहली सेल थी ना, बट उसके पीछे कंसिस्टेंसी थी, क्योंकि जब मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया, मेरी सेल जो है वो मार्च में हुई, इट वाज 6 मंथ्स। तो 6 महीने कंसिस्टेंट रहना एक चीज़ पे जो नहीं चल रही हो, या एक चीज़ जिस पर ट्रांजिशन कर रहे हो आप, सो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो वो जो ट्रांजिशन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं 1 महीना ट्राई करते हैं, 2 महीने, वो कहते हैं नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रहा, वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि हर चीज़ चलती है, हाँ, एंड इट टेक्स टाइम, यू नो। और कोई भी हो, अगर मैं शॉपिफाई में और देर रहता, चीज़ों को फिगर आउट करता, इट माइट वर्क, बट मैंने अपने हिसाब से अपने टाइम से ट्रांजिशन किया, सो इट वाज लाइफ चेंजिंग। एंड जब से वो स्टार्ट हुआ है, इट्स बीन अराउंड लाइक मोर देन 3 years नाउ, सो आई एम स्टिल इन दिस स्पेस। सही। अच्छा, जब अगर देखा जाए तो ये हमारे मुआशरे का ही मसला है कि पेरेंट्स को समझ नहीं आती, कि कुछ पेरेंट्स को, कि ऑनलाइन भी कमाया जा सकता है। तो क्या आपको कोई मुश्किल पेश आई, और अगर पेश आई तो हाउ डिड यू कन्विंस देम? सो
मेरी पहली रिकमेंडेशन जो है ना, जो कि स्टूडेंट्स या जो जितने भी यंग लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये है कि कभी भी अपने पेरेंट्स से पैसे ना लें। बिल्कुल। ठीक है, ये मेरी ज़ाती तौर पर रिकमेंडेशन है, बिकॉज आपके ऊपर जो नेगेटिव प्रेशर जो है ना वो पड़ता है इसी वजह से, क्योंकि हाँ आप डिपेंडेंट हो और आपने पैसे ही घर वालों से लिए हैं। वो जितना उन्होंने पूछना होता है ना कि आपने कब होगा कब होगा कब होगा, वो से डबल पूछते हैं, बिकॉज अब उनकी इन्वेस्टमेंट लग चुकी है। सो इसी वजह से जो है, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि घर वालों में से किसी के पैसे वेस्ट हों, और वो भी मेरी सेविंग्स थी। क्योंकि हमारे लिए एज अ स्टूडेंट जो है ना, हम लोग तब भी रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज़्यादा इवन हो भी ना हम ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग वापस स्टार्ट कर सकते हैं जीरो से। सो मेरे दिमाग में यही था, मैंने कहा था ओके अगर मैं स्टार्ट करूंगा चीज़ें चलेंगी नहीं चलेगी देखी जाएगी, वापस जीरो पे आ जाएंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे ले रहे हैं। अगर आप घर वालों के पैसे लेंगे इट्स गोना बी सुपर हार्ड, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को जिन्होंने अपने घर से पैसे लिए हैं, देन बर्डन एंड देन फिर वो नहीं आगे कर पाए। दूसरी चीज़ जो थी ना वो ये थी कि मेरे घर वालों ने इतना ज़्यादा फोर्स वगैरह नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो चीज़ चल रही है करता रहूँ वगैरह वगैरह, जब तक पढ़ाई का हर्ज नहीं होता। उस टाइम पे वो उनकी प्रायोरिटी थी, वो कहते कि पढ़ाई इधर उधर जानी नहीं चाहिए। एंड खैर पढ़ाई चली गई थी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जब मैंने किया वो मेरी प्रॉप थी। तो उस टाइम पे भी उनके थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे कि वो कह रहे थे कि साइड बाय साइड थोड़ा कम टाइम करो। उस टाइम में मेरी थोड़ी बहुत स्टेबल इनकम हो चुकी थी, लेकिन वो कह रहे थे कि कम टाइम दो उसको। अब ये चीज़ है कि सिंस स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते यूनिवर्सिटी में। वो कहते हैं चलो ठीक है, अगर पास है तो ठीक है, इतना इशू नहीं है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो क्लियर करनी चाहिए घर वालों के सामने कि आप ये चीज़ करना चाह रहे हो। आप उनको ये भी बताओ कि अगर ये होता है तो क्या, नहीं होता तो क्या, दोनों चीज़ें। अगर आप प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं रख रहे ना तो वो उनके लिए एक्सपेक्टेशन जो है डिफरेंस है। और तीसरी चीज़ जो आ जाती है ना वो ये है कि आपके रिलेटिव्स मैटर नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उनकी ओपिनियंस तो मैटर करती ही नहीं है। मेरे घर में जो है वो मेरे पेरेंट्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस चीज़ के हवाले में जितनी मेरे रिलेटिव्स की थी, बिकॉज हम जॉइंट फैमिली में थे उधर। सो वो कब क्या हो रहा है, यानी कि क्या प्रोग्रेस है वगैरह वगैरह, वैसे ही तंजिया वो ये चीज़ें कर रहे होते थे। सो जब प्रोग्रेस हुई सो इट वाज शॉकिंग फॉर देम, और वो कहते हैं हमें बताओ हमें बताओ। आई वाज लाइक नहीं आप लोग नहीं, आप लोगों के साथ नहीं हो सकता फिलहाल। सो मेरे लिए पर्सनली देखा जाए इतना हार्ड नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन है, जस्ट बिकॉज मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास से गुजर के गए हैं, जिनको मैंने देखा है, उनके पास एक इंटरनल स्ट्रगल होती है कि उनके पेरेंट्स जो है ना वो या तो उनको तंज करते हैं इस चीज़ के हवाले से, अगर तू करेगा अगर ना होगा वगैरह वगैरह। आप अपने पैसे लगाओ, अपना रिस्क फैक्टर अपने पास रखो, सिर्फ आपको एक दफ़ा प्रूव करना है उनको, खत्म। उसके बाद वो कभी भी इस चीज़ के हवाले से नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो ये नहीं चाहते कि आप लोग फेल हो। ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आप जो है ना वो सक्सीड हो, जो आप कर रहे हो इनिशियली, ये आपका जो गोल है। बट सिर्फ इतना वो चाहते हैं कि आप एक रिस्क फैक्टर से जो है ना बाहर हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना वो आपके सेफ्टी नेट होते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो, उनसे सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर लो कि ये मेरा गोल है, होता है ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं ना वो आपको एक सर्टेन टाइम विंडो दे भी देते हैं, और आप उनमें प्रूव कर दो उनको। अगर आप प्रूव कर लेते हो फिर कभी भी इशू नहीं आता। काफ़ी मतलब लोग होंगे जिनको आइडिया नहीं क्लिक फनल्स क्या चीज़ है, उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। सो क्लिक फनल्स जो है ना वो इनिशियली जिस तरह वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, क्लिक फनल्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फनल्स के लिए यूज़ होता है। तो बेसिक डिफरेंस जो है वेबसाइट और फनल्स के जो है वो ये है कि एक वेबसाइट जो है ना उसको अब हम जो है वो डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं। बिकॉज एक वेबसाइट लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेजोन है, आप अमेजोन में जा रहे हो, शर्ट लेने गए हो, ग्लासेस लेकर आ रहे हो, वो डिस्ट्रैक्शन है। बिकॉज एक इंटेंशन जो थी वो आपकी डाइवर्ट हो चुकी है। फनल्स में इस तरह नहीं होता। फनल्स में इस तरह है कि लेट्स से कि आप अगर आप गए हो, आपने शर्ट बाय करनी है, वो पूरा का पूरा जो पेज है वो आपको फोकस ये कर रहा है कि आपने शर्ट ही बाय करनी है। हर चीज़, हर ऑफर, हर हेडलाइन, हर चीज़ जो है पॉइंट आउट करी है उस शर्ट के ऊपर, तो वो डिस्ट्रैक्शन लेस होती है। और फनल का मेन इंटेंशन जो है वो ये होता है कि ज़्यादा लीड्स जनरेट करना, ज़्यादा सेल्स जनरेट करना। जबकि वेबसाइट का मेन इंटेंशन जो होता है वो होता है एक अवेयरनेस जनरेट करना और बस ट्रैफिक जनरेट करना जिनको पता हो कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक मेन डिफरेंस है वेबसाइट और फनल्स में। और क्लिक फनल्स वो सॉफ्टवेयर है जो कि लीडिंग सॉफ्टवेयर है जो कि फनल्स के लिए यूज़ होता है। सही। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना वो काफ़ी टाइम से चल रही है स्पेस के अंदर, काफ़ी टाइम से। मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना वो आस पास भी हो रही होती है। सो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि सेलिंग समवन एल्सेस प्रोडक्ट। अगर आप किसी को भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो एफिलिएट मार्केटिंग है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो इनिशियली ये है कि लेट्स से कि आपकी कोई चीज़ है, ठीक है, और आपका दोस्त आता है, वो कहता है चलो ठीक है अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे उसमें से कितना कमीशन मिलेगा।
और आप कहते हो चलो ठीक है जो भी सेल होगी उसमें से 20% कमीशन अगर तुम ये चीज़ बेच दो, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग है। सो एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना वो बड़े टाइम से है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है पाकिस्तान में एफिलिएट मार्केटिंग के अराउंड वो ये है कि उन्हें लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ अमेजोन बेस्ड एफिलिएट मार्केटिंग है, हालांकि ऐसा नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग की बेसिक डेफिनेशन ये है कि सेलिंग समवन एल्सेस प्रोडक्ट, उसमें कहीं अमेजोन ने लिखा। सो जो बेस्ट टाइप है एफिलिएट मार्केटिंग की वो ये है, एक तो जो हाई टिकट कमीशन प्रोवाइड करती है, यानी कि एक ऐसा कमीशन जो कि $500 $1000 यानी कि इतना हो जो कि आपको ज़्यादा कैश उस टाइम पे प्रोवाइड कर दें। सेकंड होता है रिकरिंग कमीशंस जो कि आपको मंथली बेस आ रहा हो, जिस तरह कोई भी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, होस्टिंग्स की हो गई, वेबसाइट्स की हो गई, या वैसे वो आप प्रमोट करो तो वो आती है मंथली सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जब तक वो यूज़र रिटेन कर रहा है तब तक आपको कमीशन आ रहा है। तो इन चीज़ों में जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप प्रमोट करो, उनमें से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कोर्सेज हैं, आप कोर्सेज सेल करो, आप सेल करो सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें। तो ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कोर्सेज और सॉफ्टवेयर, या थर्ड किसी की सर्विस। ये तीनों चीज़ें प्रमोट होती हैं एज एन एफिलिएट। ये तीनों चीज़ें आप प्रमोट करो तो आपको ज़्यादा हाई लाइकली चांसेस होते हैं सक्सीड होने के, बजाय इसके कि अगर आप अमेजोन के प्रोडक्ट्स कर रहे हो, क्योंकि अमेजोन के प्रोडक्ट्स के कमीशन मार्जिन बहुत कम है और इसमें ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए आपको। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग देते हैं ना वो ये है कि टू मेक $1000 दो तरीके हैं, क्या $10 कमीशन और आपको 100 सेल्स चाहिए, या $100 कमीशन और आपको 10 सेल्स चाहिए, और सेम गोज फॉर $500 कमीशन आपको 2 सेल्स चाहिए। सो जितना हायर टिकट प्रोडक्ट होता है वही गोल अचीव करने के लिए आपको कम सेल्स चाहिए। तो अमेजोन जो है ना वो कम सेल्स वाले में आता है। सो ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप वॉल्यूम चाहते हो या कम वॉल्यूम में ज़्यादा सेल्स चाहते हो। So affiliate marketing still at the end of the day is promoting someone else's product. सही में तो ये होता है। अगर देखा जाए तो अमूमन यूँ होता है कि जो मतलब ज़रा ज़्यादा कमाने लग जाता है या फिर मतलब थोड़ा पॉपुलर वगैरह हो जाता है तो उसमें थोड़ा एक ईगोइस्टिक सी उसकी मतलब नेचर हो जाती है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल भी है कि आई एम समथिंग, लेकिन आपने कोचिंग भी स्टार्ट कर दी तो ऐसा क्यों? असल में इस तरह के आई थिंक कि पाकिस्तान में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल, और पाकिस्तान या इंडिया ये सारी जो कंट्रीज उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो ज़्यादा ईगोइस्टिक आई डोंट नो कि किस वजह से चले जाते हैं, बिकॉज जिस लेवल पे वो खुद हैं ऑब्वियसली टू एन एक्सटेंट, मैं खुद उन लेवल में ऑब्वियसली मेरे खुद के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। सो या तो वही चीज़ समझ रहे होते हैं कि वो सबसे अच्छे हैं, या मे भी वही चीज़ समझ रहे होते हैं कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं है वगैरह वगैरह, या बिकॉज ग्रैटिट्यूड जो है ना वो तब होता है जब आपको याद हो कि आपने शुरू कहाँ से किया। मुझे याद है कि मैं शुरू कहाँ से किया। सो इस वजह से जब मैं किसी को देखता हूँ जो मेरे पास आता है या मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मुझे पता है कि उसी स्टेज में जहाँ मैं था, बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग, बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि मुझे नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना, बिकॉज आई वाज कंज्यूमिंग यूट्यूब कंटेंट हियर एंड देयर, तो मुझे आइडिया नहीं था। तो जब आपको पता होता है ना और आप अपने ग्राउंड रूट्स नहीं भूलते, तो फिर आपको जो ईगोइस्टिक माइंडसेट है ना वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये आ जाती है वो ये कि मे बी ये अजम्पशन है, मे बी कुछ लोगों का इगोइस्टिक माइंडसेट इस वजह से होता है जस्ट बिकॉज कि वो उनको उन लोगों को जो बिगिनर्स हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि क्या स्टेप्स ऐसे हैं जो अवॉइड करने, या मे बी वो वही ऑब्जेक्शन सुन के तंग आ चुके होते हैं उन लोगों के कि वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे ऑब्जेक्शन है जो ख़त्म नहीं होते। बिल्कुल। हर बंदे कहेगा जो अपने आप को बेचने के लिए आया है उस प्रोडक्ट पे या सॉफ्टवेयर पे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि अफोर्ड वो कर सकता है किसी न किसी तरीके से, अगर किसी के पास पैसे नहीं है ना वो किसी और से पैसे लेकर काम स्टार्ट कर सकता है। पैसे कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, बिल्कुल, किसी भी चीज़ के हवाले से। बट ये काफ़ी इतना कॉमन प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में, कि ये समझ से बाहर है सही बात जो है। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही चीज़ बोलूँगा कि एक बंदा जो अपने ग्राउंड रूट्स आइडेंटिफाई करता है ना कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, वो कभी भी ईगोइस्टिक नहीं होगा। जिन लोगों का फॉर एग्जांपल मैंने इंटरव्यू लिया वो सब लोगों ने ग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया, वो उनमें से किसी भी बंदे ने इनहेरिट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है दे आर हम्बल, और बिकॉज रीज़न इसी वजह से बिकॉज उन्हें पता है कि वो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, और वो अब जानते हैं हमें कि हम उन्हीं लेवल पे हैं जहाँ पे वो पहले थे। बिल्कुल। तो जब आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हो ना फिर वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो साइड पे हो जाती हैं, तो इगोइस्टिक फैक्टर जो है वो आउट होता है। तो ये मेरा एक छोटा सा टेक है इसके ऊपर, बट ये है काफ़ी कंफ्यूजिंग। अच्छा, अगर देखा जाए जब बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो प्रोज तो उसके हैं, उसकी कॉन्स क्या है? उसके कॉन्स जो है ना वो ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देखें जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के अंदर आ जाते हैं, पहला प्रोज तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, आप फ्री हो गए, आपको टाइम फ्रीडम, लोकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई। सेकंड चीज़ ये एक बहुत अच्छा कोट है, वो ये है कि व्हेन
all the money problems get solved, the only problems that left is money can solve. फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और वो ये होते हैं कि अपनी फैमिली के साथ किस तरह आप रिलेशनशिप इन्हांस कर सकते हो, ऐसे अपने आप को पर्सनली ग्रो किस तरह कर सकते हो, यानी कि इस तरह के चैलेंजेस होते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो कम होती है. आप खुद अच्छे इंसान किस तरह बन सकते हो, ऐसे कौन कौन से एरियाज और सेक्टर्स है एक बंदे के, क्योंकि हर बंदे को पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसने ऑप्टिमाइज करनी है. सो वो चीज़ें जो है ना वो फिर ज़रूरी होती हैं. तो वहाँ वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी वाली जो साइड है वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वहाँ आपको पता है कि अब फाइनेंशियली आप ग्रोथ मोड पे है. जब आपको पता है कि फाइनेंशियली आप ग्रोथ मोड पे है, फिर आपको पता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको दूसरी साइड से फिक्स करनी है. कुछ लोग होते हैं जिनसे गुस्सा काबू में नहीं होता, कुछ लोग होते हैं उनके अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो फेस कर रहे होते हैं. तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो डील कर रहे होते हैं उस टाइम पे. तो ये एक कौन फैक्टर होता है, बिकॉज लोगों को ये लग रहा होता है कि वी आर इन द, हाँ पैसे सब कुछ है, लोगों को लग रहा होता है वी आर इन द स्पॉटलाइट. हर फेज में हर बंदे की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं एंड दे कैन टू डील विद इट. रिसेंटली मैं एक बंदे के पोस्ट देख रहा था, ही इज अ रियली ग्रेट पर्सन आउट देयर बट ही हैव ओवर $20 million बिजनेस. अब इशू ये है ही इज स्टिल डीलिंग विद एंजाइटी इन सारी चीज़ों से, और ही इज़ फेड अप. वो कह रहा है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर रहा इन चीज़ों से कि लोग मुझे मैसेज करें, लोग चाह रहे हैं मेरा इंटरव्यू ले वगैरह. मैं इस टाइम पे पीस चाहता हूँ. रीज़न पैसा तो उसके पास है और अच्छा खासा है, लेकिन स्टिल देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट मनी कैन सॉल्व. वो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं. तो फिर अगली जो इनिशियल फाइट होती है वो होती है इंटरनली, कि आपने वो अपने आप को किस तरह इंटरनली जो है ना मेंटली सेटिस्फाई करना है. बिकॉज एक दफ़ा पैसा आ गया उसके बाद अगली चीज़ यही होती है. तो ये आप कह लें एक तरीके के कौन था, प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होते, प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं. अगर देखा जाए हर इंसान की ज़िंदगी में एक इंस्पायरिंग शख्स तो आता ही है, लेकिन आपकी पॉडकास्ट पे आपका सबसे इंस्पायरिंग गेस्ट आपका कौन है आज तक? वेल इंस्पायरिंग के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा थे, मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता बिकॉज वैसे अगर टेक्निकल देखा जाए तो इंस्पायरिंग बंदा वो होता है मेरे नज़दीक जो मतलब जिसमें आप खुद को देखो, रिलेट कर सको आप. जी बिल्कुल. असल में एक गेस्ट था, उसका नाम उमर इलाटर है, ठीक है. उसका खुद का अपना पॉडकास्ट है, उसके पॉडकास्ट का नाम है द पैशनेट फ्यू, और उसने $10 billion वर्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लिया है. जैसे फाउंडर हो गया नेटफ्लिक्स का, फाउंडर हो गया रीबॉक का, चीरोस का फाउंडर और बिलियनियर्स. इस तरह वो एक ऐसा बंदा है जो मेरे शो पे भी आया था इनिशियली, जो कि एक ऐसा काइंड ऑफ रोल मॉडल है जिसको मैं देख सकता हूँ. और वो एक ऐसा बंदा है जो कि रियलाइज़ करता है ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो मैं इस पॉइंट पे फेस कर रहा हूँ, ठीक है. तो उससे मेरी बातचीत वैसे होती रहती है बिकॉज वो इमिग्रेंट था और आई मूव फ्रॉम सऊदी अरेबिया. सो यानी कि उसने वो चीज़ एक प्रॉब्लम फेस की है, यू नो ही वाज इमिग्रेंट, ही मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स. वो इमिग्रेंट था, एक सर्टेन पॉइंट पे वो वही सारी चीज़ें वही सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था जो आप बिल्कुल. और उसके लिए उसका सोल्यूशन जो था वो उसका अपना पॉडकास्ट था. मे बी आपको ग्रैंड कार्डोन को पता है या गैरी वी का? हाँ. तो यानी कि वो उसने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया और इन लोगों को इंटरव्यू लिया विच वाज लाइफ चेंजर फॉर हिम. बिकॉज जब उसने उसको यूट्यूब पे डाला ही गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज, लॉट ऑफ ट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो मॉनेटरीली साइड से फिक्स हुआ एंड देन फिर वो दूसरी साइड से अपने आप को फिक्स कर रहा था साइड बाय साइड. सो वो एक ऐसा बंदा है जिसको इफ आई सी आई रियलाइज कि हाँ दिस इज अ पर्सन who have faced all of the problems that I'm facing at the moment out there, location wise भी, वैसे भी, financial wise भी, mentally wise भी, and he faced all of those. और उसे इस चीज़ का आइडिया है. जब भी हमारी conversation होती है, he's like man, you know, I know where you are at the moment, and I know where you can go. So उमर इलाटर, पैशनेट फ्यूज का यूट्यूब चैनल अगर आप उसको देखेंगे, नेक्स्ट लेवल उसके इंटरव्यूज होते हैं. सो वो एक ऐसा बंदा है जिसको आप कह सकते हो एज एन इंस्पिरेशन, जिसको आप देखते हो एंड यू रियलाइज कि हाँ ये उस स्टेट पे जहाँ आप जाना चाह रहे हो, इंटरनली भी, ठीक है. बिकॉज एक्सटर्नली तो हर बंदा कहता है ना हाँ वी वांट टू बी सक्सेसफुल, और वो सारे जो गेस्ट हैं वो इस क्राइटेरिया में आ जाते हैं. उसने एक बात कही थी, उसने कहा कि नॉट एवरी मिलियनेयर इज द सेम. हर बंदा एथिकल नहीं है, कुछ अनएथिकल है, कुछ के डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंडसेट है. तो वो आप खुद चूज करते हो ऐसा कौन सा बंदा है हु यू वांट टू बिकम. सो उमर इलाटर इज समवन हु आई वुड नॉमिनेट फॉर दैट 100%. अच्छा, अगर आप आजी अहमद को एक लफ्ज़ या एक फ्रेज में बयान करें तो वो क्या होगा? That's a really good question. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को एक लफ्ज़ में बयान करूं वो ये है कि ऑलवेज टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शन. कभी भी इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट किया कि आज ये चीज़ होगी, हर चीज़ परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट माइक तो करूँगा. या हर चीज़ के अंदर इम्परफेक्शन जो है वो लाजिम लेकर आया.
बिकॉज इम्परफेक्शन से ही आगे जाकर चीज़ें जो है ना वो ऑप्टिमाइज होती सही हैं. बात है। सो इसी वजह से ना किसी भी चीज़ के हवाले से आई वुड से लाइक इम्परफेक्ट एक्शन 100%. ये खैर मुझे भी एक मतलब एक गिला रहा है लोगों से कि जो लोग नहीं स्टार्ट करते कि यार मेरे पास अभी ये वाला कैमरा नहीं है, ये वाला माइक्रोफोन नहीं है, लाइटिंग नहीं है. द थिंग इज कि आपने पहला कदम लेना होता है. और ये हर चीज़ के अंदर होता है, ये हर चीज़ के अंदर होता है. ये अगर हम लोग पब्लिशिंग के हवाले से बात कीजिए तब, अगर आप किसी के साथ पहली दफ़ा कॉल में आते हैं तब, अगर आप पहली दफ़ा किसी को क्लोज कर रहे हैं तब, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तब, हर चीज़ पहली दफ़ा होती है शुरू में. अगर वो इस चीज़ को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमने पहले नहीं किया, तो हर चीज़ जो पहली दफ़ा होती है वो पहले किसी ने नहीं की होती. बिल्कुल. तो इसी वजह से आई वुड नॉमिनेट इट लाइक दैट वे, बिकॉज मुझे लगता है कि जो इम्परफेक्ट एक्शन होता है ना वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है लोगों को. इख्तिताम करते हुए मेरी टैगलाइन है डिज़ायर टू इंस्पायर. तो कीपिंग दैट इन माइंड और यूथ को जहन में रखते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो है सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यू हैव टू टेक इम्परफेक्ट एक्शन. ठीक है, किसी भी चीज़ के हवाले से. अगर इफ़ यू एक्चुअली वांट टू डू ग्रेट थिंग्स, अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप ज़िंदगी में कुछ करें जो कि सारे करना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बाकी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और वो ज़रूरी है. जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि बाकी जो चीज़ें नहीं कर रहे हैं और आप फिर उन चीज़ों को करते हैं, यू कैन मेक अदर पीपल इंस्पायर एज वेल. उम्मीद है कि आपको आज की ये गुफ्तगू पसंद आई होगी और इसी तरह हम जिन लोगों को आवाज़ नहीं मिली, मतलब इन द सेंस कि ज़ाहिर मिली तो है, लेकिन अनसंग हीरोज़ या फिर ऐसा टैलेंट जिसको आगे नहीं लाया गया, मौका नहीं मिलता, उनको हम लाते रहेंगे और आपको भी इंस्पायर करते रहेंगे. ऐसी स्टोरीज़ जिसमें आप ख़ुद को देखें, आप रिलेट कर सकें और क्या पता आपको मोटिवेशन मिले और आप काफ़ी कुछ कर जाएं. बहुत शुक्रिया आपने आज टाइम दिया. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले मंडे पे एक नए बंदे के साथ, एक नई कहानी के साथ. तब तक के लिए ख्याल रखिए, आसपास वालों का ख्याल रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए. अल्लाह हाफिज़.